नेक्स्ट थिंग जो इस सम के अंदर अपने को करना है, इट इज द जर्नल एंट्री इन अ बैलेंस शीट। तो नाउ वी विल पास द जर्नल एंट्री फॉर दिस बायबैक प्लान। जो बायबैक प्लान हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो उसका हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे सबसे पहले, और जर्नल एंट्री पास करने के बाद वी विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट। तो सबसे फर्स्ट जर्नल एंट्रीज in the book of Suyog Limited, फर्स्ट। अभी ये क्वेश्चन में इशूड में अगर हम लोग देखेंगे तो हर एक शेयर 10 रुपए का था और 8 रुपए पेड अप था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विटी शेयर इज पार्टली पेड अप, तो इसको फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा। 10 का शेयर 8 रुपए पेड अप है, तो 2 रुपए का अपने को फाइनल कॉल करके फाइनल कॉल रिसीव भी करना पड़ेगा। तो पहला एंट्री आएगा मेकिंग फाइनल कॉल। मेकिंग फाइनल कॉल का एंट्री, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इशूड में जो नंबर ऑफ शेयर्स है दैट इज 8 lakhs, तो 8 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है और हर एक शेयर्स पे फाइनल कॉल का पैसा 2 रुपया आने का बाकी है। इसका मतलब फाइनल कॉल का 16 लाख रुपया अपने को मांगना पड़ेगा। ये मेकिंग फाइनल कॉल की एंट्री है। नरेशन बीइंग फाइनल कॉल मेड नेक्स्ट। इसके बाद फाइनल कॉल रिसीव करेंगे, तो फाइनल कॉल रिसीव का एंट्री, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल 16 लाख मांगा, तो फाइनल कॉल 16 लाख रिसीव भी हो गया। नरेशन बीइंग फाइनल कॉल रिसीव। नेक्स्ट, इसके बाद बायबैक प्लान के हिसाब से एंट्री क्या आएगा? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है क्वेश्चन में, फ्रेश इशू नहीं है। सीआरआर क्रिएट करने में जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज हो रहा है, तो जनरल रिजर्व यूज किया तो एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व यूज किया, जनरल रिजर्व डेबिट। जनरल रिजर्व 10 lakhs का यूज हो रहा है, तो 10 lakhs का जनरल रिजर्व डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज किया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10 लाख यूज किया है सीआरआर बनाने में, जनरल रिजर्व यूज किया, जनरल रिजर्व डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और ये दोनों रिजर्व यूज करके सीआरआर क्रिएट हो गया, तो टू सीआरआर। टोटल सीआरआर क्रिएटेड इज 20 lakhs being CRR created। नेक्स्ट, सीआरआर क्रिएट करने के बाद बायबैक का एंट्री स्टार्ट होगा, और बायबैक प्रीमियम पे हो रहा है, प्रीमियम ऑन बायबैक है इधर, तो बायबैक एंड प्रीमियम का सबसे पहला एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट,
तो कैपिटल अमाउंट यहाँ पे 20 लाख है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हुआ 20 लाख। उसके बाद प्रीमियम ऑन बायबैक, क्योंकि बायबैक प्रीमियम पे हो रहा है तो प्रीमियम ऑन बायबैक भी डेबिट। प्रीमियम ऑन बायबैक 20 लाख है, तो प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट हुआ 20 लाख। और टू इक्विटी शेयर होल्डर टोटल 40 lakhs being buyback made at premium। ये बायबैक एट प्रीमियम का पहला एंट्री हो गया। नेक्स्ट बायबैक एट प्रीमियम का नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। इक्विटी शेयर होल्डर में 40 लाख है तो यहाँ पे भी आएगा 40 लाख। बीइंग payment made to equity shareholder। नेक्स्ट प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करने में सिक्योरिटी प्रीमियम यूज हुआ है तो उसका एंट्री। सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, और प्रीमियम ऑन बायबैक राइट ऑफ किया तो टू प्रीमियम ऑन बायबैक टोटल इज 20 lakhs being premium on buyback written off। The journal entry part is over। अब इस जर्नल एंट्री के बाद ये लोग ने अपने को बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला है, तो बैलेंस शीट जो अपने को इसमें बनाना है दैट विल बी इन द वर्टिकल फॉर्म। तो वर्टिकल फॉर्म से अपने को बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा इसका। Let us prepare the vertical balance sheet। इन वर्टिकल बैलेंस शीट सबसे पहला हेडिंग विल बी इक्विटी एंड लायबिलिटीज।
इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहला विल बी शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में फर्स्ट शेयर कैपिटल, जिसके लिए वर्किंग नोट नंबर 1 आएगा। वर्किंग नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। अब बैलेंस शीट के लायबिलिटी में सबसे फर्स्ट ऑथराइज दिया है, तो यहां पर आएगा ऑथराइज्ड। और ऑथराइज जो क्वेश्चन में दिया है दैट इज 10 लाख इक्विटी शेयर्स of rupees 10 each, amount is 1 crore। ऑथराइज के बाद issued and paid up। बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जो इशूड में इक्विटी शेयर है इट इज 64 lakhs। तो 64 लाख का इक्विटी शेयर लायबिलिटी में है, तो 64 lakhs का इक्विटी शेयर्स प्लस यहां पे इक्विटी शेयर क्रेडिट हुआ है 16 lakhs। जितना भी इक्विटी शेयर क्रेडिट है वो प्लस हो जाएगा और डेबिट वाला इक्विटी शेयर माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग लायबिलिटीज में है। लायबिलिटीज मतलब क्रेडिट, तो इक्विटी शेयर अगर क्रेडिट होता है तो प्लस होगा और इक्विटी शेयर अगर डेबिट होता है तो माइनस होगा। तो 64 लाख था इक्विटी शेयर क्रेडिट में मतलब लायबिलिटीज में, और इक्विटी शेयर 16 लाख और क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट प्लस और इक्विटी शेयर यहाँ पे डेबिट हो गया 20 lakhs, तो डेबिट हो गया तो ये माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे तो इक्विटी शेयर का अमाउंट इज 60 lakhs। अब लायबिलिटी में और कोई शेयर्स नहीं है, तो टोटल ऑफ द शेयर कैपिटल इज 60 lakhs। ऑथराइज को टोटल में नहीं लेते हैं, ऑथराइज को नहीं लेना है टोटल में, तो शेयर कैपिटल का टोटल इज 60 lakhs। शेयर कैपिटल के बाद नेक्स्ट हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। वर्किंग नोट नंबर 2 reserves and surplus। बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जनरल रिजर्व 10 lakhs है, लेकिन वो क्रेडिट में है, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, और यहाँ पे जनरल रिजर्व डेबिट हो चुका है, तो डेबिट हो गया तो ये कैंसिल हो चुका है। जनरल रिजर्व के बाद सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है 50 lakhs, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है 50 lakhs, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो 50 lakhs है उसमें से 10 lakhs डेबिट हो गया तो ये माइनस हो जाएगा, तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 40 lakhs। 50 lakhs लायबिलिटी में है और 10 lakhs इधर डेबिट हो गया तो माइनस हो जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 40 lakhs। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद सिक्योरिटी प्रीमियम जो 20 lakhs है, और 20 lakhs का सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे डेबिट हो चुका है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद वहां पे और कोई रिजर्व्स नहीं है, लेकिन एक रिजर्व हम लोग ने क्रिएट किया है दैट इज CRR। नाउ क्रिएटेड अमाउंट ऑफ CRR इज 20 lakhs। 20 lakhs का CRR है तो यहाँ पे 20 lakhs आएगा, और कोई रिजर्व्स नहीं है, टोटल ऑफ रिजर्व इज 60 lakhs। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस का टोटल इज 60 lakhs। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटीज। वर्किंग नोट नंबर 3 नॉन करंट लायबिलिटीज।
नॉन करंट लायबिलिटीज में डिबेंचर है, लोन है, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, वो सब इसमें आ जाएगा। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में वहां पे सिक्योर्ड लोन में 11% डिबेंचर दिया था, तो यहां पर आएगा 11% डिबेंचर। द अमाउंट ऑफ 11% डिबेंचर इज 20 lakhs और अनसिक्योर्ड लोन भी है, तो अनसिक्योर्ड लोन का अमाउंट इज ऑल्सो 20 lakhs। टोटल ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज 40 lakhs। तो नॉन करंट लायबिलिटी का टोटल 40 lakhs। नेक्स्ट हेडिंग करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी हेडिंग देखिए वर्किंग नोट नंबर 4 बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 4 करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स का अमाउंट 15 lakhs। उसके बाद बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल का अमाउंट 15 lakhs। टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज 30 lakhs। तो करंट लायबिलिटी का टोटल 30 lakhs। टेक द टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड 60 और 60 1,20,000। 1,20 lakhs। 60 lakh 60 lakh 1,20 lakhs प्लस 40 और 30 70 lakhs। 19 lakhs is the total of liability side। नेक्स्ट इसके बाद हेडिंग असेट्स। असेट्स में फर्स्ट heading will be non-current asset। Non-current asset में first fixed assets। फिक्स्ड असेट्स के लिए वर्किंग नोट नंबर 5 आएगा। वर्किंग नोट नंबर 5 fixed assets। तो बैलेंस शीट के असेट्स साइड में फिक्स्ड असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग है, तो लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट इज 30 lakhs। प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट 30 lakhs। फर्नीचर है, फर्नीचर का अमाउंट 22 lakhs। टोटल ऑफ असेट्स 82 lakhs। यह असेट्स का टोटल हो गया। नेक्स्ट फिक्स्ड असेट के बाद नेक्स्ट हेडिंग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट जो वहां पे क्वेश्चन में दिया है 15 लाख। नेक्स्ट हेडिंग करंट असेट
वर्किंग नोट नंबर 6, डेटर्स है तो डेटर्स आएगा 47 lakhs। डेटर्स के बाद बिल्स रिसीवेबल 10 lakhs। फिर बैंक बैलेंस लास्ट में लिखते हैं। डेटर्स दिया 47 lakhs, बिल रिसीवेबल 10 lakhs, स्टॉक दिया है 20 lakhs और फिर लास्ट में कैश लिखते हैं। क्वेश्चन में वही कैश बैलेंस बैंक बैलेंस वही बात है। बैंक बैलेंस 40 lakhs दिया है क्वेश्चन में, तो 40 lakhs जो बैंक बैलेंस है, 40 lakhs जो बैंक बैलेंस दिया है, तो उसके अंदर जितना भी कैश बैंक डेबिट होगा अभी वो प्लस होगा और कैश बैंक क्रेडिट होगा तो माइनस होगा। डेबिट वाला प्लस, क्रेडिट वाला कैश बैंक माइनस, क्योंकि हम लोग असेट में है तो असेट मतलब डेबिट वाला प्लस क्रेडिट वाला माइनस। तो कैश बैंक डेबिट हुआ है 16 लाख, तो 40 लाख पहले से था बैलेंस शीट में, उसमें 16 लाख का कैश बैंक और आ गया। उसके बाद कैश बैंक इधर क्रेडिट हुआ है, तो कैश बैंक जो क्रेडिट हुआ है दैट इज 40 lakhs, तो 40 lakhs का कैश बैंक माइनस हो जाएगा, दैट कम्स टू 16 lakhs। टोटल ऑफ करंट असेट $93 lakhs। So 93 lakh is the total of current asset. Now let us take the total of asset. 1,90,00,000 is the total of asset side. The problem is